आज की हमारी चर्चा का विषय है मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब हवा पानी की तरह शामिल है, पर हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं है, ये भरोसे पर चलने वाला एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। तो आज हम इसी सिस्टम की परतों को खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, और उससे भी जरूरी क्रेडिट यानी उधार, ये कैसे कुछ लोगों की जिंदगी बना देता है और कुछ लोगों को एक कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंसा देता है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है बैंक। लोग सोचते हैं बैंक सिर्फ पैसा रखने की तिजोरियां हैं, पर ऐसा नहीं है। वे एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के दिल की तरह काम करते हैं, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पंप करते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि भारत में ये पूरा नेटवर्क खासकर गरीबों की जिंदगी पर क्या असर डालता है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना से जहां पैसा है ही नहीं। हम सबने स्कूल में बार्टर सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही है, वस्तु विनिमय। लेकिन जरा सोचिए, आपको एक कप चाय पीनी है और आपके पास देने के लिए सिर्फ जूते हैं। तो अब आपको एक ऐसा चाय वाला ढूंढना पड़ेगा जिसे चाय के बदले जूते चाहिए हों। हाँ, वो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वाली बात। हाँ, सुनने में जितना मजेदार लगता है, असल में उतना ही मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, इसने व्यापार को बहुत सीमित कर दिया था। और यहीं पर मुद्रा यानी मनी एक गेम चेंजर की तरह आती है। ये एक विनिमय का माध्यम, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाती है। अब जूता बनाने वाले को टेंशन नहीं है, वो अपने जूते किसी को भी बेच सकता है पैसे के लिए, और फिर उस पैसे से चाय, गेहूं कुछ भी खरीद सकता है। लेन देन बहुत आसान हो गया। और पैसा हमेशा से ऐसा तो था नहीं जैसा आज हम देखते हैं। शुरुआती दौर में तो भारतीय अनाज और मवेशियों को पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। सोचकर ये अजीब लगता है कि कोई बाजार में अपनी गाय लेकर कुछ खरीदने निकला हो। हाँ, फिर धातु के सिक्के आए, सोना, चांदी, तांबा। हमारे पास गुप्त काल से लेकर मुगलों तक के सिक्कों के चित्र हैं। तो ये सिस्टम सदियों तक चला। लेकिन उन सिक्कों की तो अपनी एक कीमत थी, क्योंकि वो कीमती धातु के बने थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज की जो करेंसी है, मतलब कागज के नोट और सिक्के, यहाँ कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि इनका तो अपना कोई मूल्य है नहीं। 2000 का नोट भी तो आखिर में कागज का एक टुकड़ा ही है। तो फिर ये चलता कैसे है? मैं कागज का एक टुकड़ा देके कोई कीमती चीज कैसे खरीद लेती हूँ? ये एक बहुत ही मजबूत लेकिन साथ ही साथ एक नाजुक चीज पर चलता है। और वो क्या है? विश्वास, ट्रस्ट। हम उस कागज के टुकड़े को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि देश की सरकार यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी कीमत की गारंटी देता है। ये सिर्फ एक वादा है। अगर कल को ये विश्वास डगमगा जाए तो 2000 का नोट सिर्फ एक रंगीन कागज का टुकड़ा रह जाएगा। मतलब ये सिस्टम जितना मजबूत दिखता है उतना ही नाजुक भी है। बिल्कुल सही बात है। तो पैसा सिर्फ वो नहीं है जो हमारी जेब में है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बैंकों में डिपॉजिट के रूप में होता है। लोग अपनी अतिरिक्त कमाई जैसे सैलरी बैंकों में जमा करते हैं। वहां वो सुरक्षित भी रहता है और उस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाता है। हाँ। इन्हीं जमाओं को मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट्स। जी, क्योंकि आप अपनी मांग पर, मतलब जब जरूरत पड़े, उसे कभी भी निकाल सकते हैं। और यहीं से चेक जैसी सुविधाएं आती हैं। बिना कैश के ही लाखों का लेन देन हो जाता है। तो ये भी पैसे का ही एक रूप हुआ। बिल्कुल। असल में अर्थव्यवस्था में पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं, बल्कि ये डिमांड डिपॉजिट्स भी हैं। एक मिनट, तो फिर बैंक मेरे जमा किए हुए पैसे का करते क्या है? क्या वो उसे बस एक बड़ी सी तिजोरी में बंद करके रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बैंकिंग का असली खेल शुरू होता है। बैंक आपकी जमा की हुई रकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, भारत में लगभग 5% अपने पास कैश में रखते हैं। सिर्फ 5%। हाँ। ये इसलिए ताकि आप जैसे रोजाना पैसे निकालने वाले लोगों को भुगतान किया जा सके। और बाकी के 95% का क्या? मतलब अगर मेरे खाते में 1 लाख रुपए हैं तो बैंक सिर्फ 5000 रुपए रखकर बाकी 95,000 रुपए का कुछ और कर रहा है? हाँ बिल्कुल। उस 95% बड़ी रकम का इस्तेमाल बैंक दूसरे जरूरतमंद लोगों और बिजनेस को लोन यानी ऋण देने के लिए करते हैं, और इसी से वो पैसा कमाते हैं। अच्छा, वो आपसे आपकी डिपॉजिट पर मान लीजिए 4% ब्याज देते हैं और लोन लेने वाले से 10% ब्याज वसूलते हैं। बीच का जो 6% का फर्क है वही उनकी मुख्य कमाई होती है। तो बैंक जमाकर्ताओं और कर्जदारों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता रहता है। तो बैंक हमारे पैसे से दूसरों को लोन देकर पैसा कमाते हैं। लेकिन ये जो लोन या क्रेडिट है,
ये हमेशा फायदेमंद होता है क्या? क्योंकि हमने ऐसी कहानियां भी सुनी हैं जहां यही क्रेडिट लोगों को डुबो देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्रेडिट एक दुधारी तलवार है। ये किसी को बना भी सकता है और किसी को बर्बाद भी कर सकता है। हमारे पास इसके दो एकदम अलग उदाहरण हैं। पहला सलीम का है, जो एक जूता निर्माता है। त्योहारों के मौसम में उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। अच्छा, तो उसे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी? बिल्कुल। उसे अतिरिक्त कारीगर रखने हैं, कच्चा माल मतलब चमड़ा खरीदना है। इसके लिए वो दो जगह से क्रेडिट लेता है। पहला, वो चमड़ा सप्लायर से कहता है कि मुझे अभी चमड़ा दे दो, पैसे बाद में ले लेना। ठीक है। और दूसरा, वो बड़े व्यापारी से कुछ एडवांस पेमेंट ले लेता है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा शानदार रहता है। सलीम समय पर ऑर्डर पूरा करता है, उसे अच्छा मुनाफा होता है और वो अपने सारे उधार चुका देता है। यहाँ क्रेडिट ने उसकी कमाई बढ़ाने में एक पॉजिटिव भूमिका निभाई। वो पहले से बेहतर स्थिति में आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू होता है। जहां क्रेडिट एक के लिए तरक्की का रास्ता बनाता है, वहीं दूसरे के लिए ये एक ऐसा जाल बन सकता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो। और ये दूसरी कहानी स्वप्ना की है, जो एक छोटी किसान है। वो अपनी जमीन पर मूंगफली उठाने के लिए एक स्थानीय साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेती है। उसे उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी और वो कर्ज चुका देगी। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। क्या होता है? फसल खराब हो जाती है। हाँ, कीटों के हमले से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। वो साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाती, ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता है और साल भर में कर्ज की रकम बहुत ज्यादा हो जाती है। ओह, डेट ट्रैप, ये तो बहुत सुना है। जी। वो एक कर्ज के जाल, एक डेट ट्रैप में फंस जाती है। अगली बार फिर खेती के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। इस बार फसल ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि वो पुराना और नया दोनों कर्ज चुका सके। और आखिर में उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। जिस क्रेडिट ने सलीम की जिंदगी बेहतर बनाई, उसी क्रेडिट ने सपना को और गरीबी में धकेल दिया। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। तो सवाल ये है कि एक ही चीज यानी क्रेडिट के दो इतने अलग परिणाम क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि सलीम बच गया और स्वप्ना फंस गई? इसका जवाब जोखिम मतलब रिस्क और सपोर्ट सिस्टम में छुपा है। सलीम के मामले में जोखिम कम था, उसे एक कंफर्म्ड ऑर्डर मिला हुआ था। हाँ, उसे बस प्रोडक्शन करना था। बिल्कुल। लेकिन सपना के मामले में खेती का जोखिम बहुत ज्यादा था। मौसम, कीट, बाजार का भाव, कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। और जब उसकी फसल खराब हुई तो उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई इंश्योरेंस नहीं था जो उसे इस झटके से उबार पाता। और मुझे लगता है कि एक बड़ा फर्क ये भी होगा कि उन्होंने कर्ज कहाँ से लिया है। सलीम शायद किसी व्यापारी से जुड़ा था, लेकिन स्वप्ना एक साहूकार के पास गई। कर्ज की शर्तें, जिन्हें टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, बहुत मायने रखती होंगी। बिल्कुल। इन शर्तों में 3 मुख्य चीजें होती हैं: ब्याज दर, गारंटी या जिसे कोलैटरल कहते हैं, और जरूरी कागजात। और ये शर्तें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप लोन ले कहां से रहे हैं। किसी बैंक से या किसी साहूकार से? हाँ, यहीं पर भारत का क्रेडिट बाजार 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक है फॉर्मल सेक्टर, जिसमें बैंक और सहकारी समितियां आती हैं, और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें साहूकार, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार ये सब आते हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? रेगुलेशन का? हाँ, सबसे बड़ा अंतर निगरानी का है। फॉर्मल सेक्टर यानी बैंकों पर आरबीआई की नजर रहती है। आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि बैंक उचित ब्याज दर पर लोन दे, और सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि छोटे किसानों और छोटे उद्योगों को भी लोन दे। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में? वहां साहूकारों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो मनमाना ब्याज वसूल सकते हैं और पैसे वापस लेने के लिए गलत तरीके भी अपना सकते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। एक ग्राफ दिखाता है कि शहरों में गरीब परिवार अपना 54% कर्ज इनफॉर्मल स्रोतों से लेते हैं, जबकि अमीर परिवार सिर्फ 17%। इसका मतलब ये है कि जो सबसे गरीब है वही सबसे महंगा कर्ज चुका रहा है। ये तो सरासर अन्याय है। ये एक बहुत बड़ी और दुखद सच्चाई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कोलैटरल यानी गारंटी की जरूरत। बैंक बिना किसी गारंटी के लोन नहीं देते। उन्हें जमीन के कागज, नौकरी का रिकॉर्ड या कोई संपत्ति गारंटी के तौर पर चाहिए होती है, जो गरीबों के पास अक्सर होती ही नहीं है। बिल्कुल। तो उनके पास साहूकार के पास जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। जी। साहूकार उन्हें जानता है, बिना गारंटी के लोन भी दे देता है, लेकिन फिर ऊंची ब्याज दरों से उनका शोषण करता है, और वो गरीब इंसान कभी उस चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाता। इसीलिए देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि बैंकों से मिलने वाला सस्ता लोन
हर किसी तक पहुंचे। खासकर गांवों और गरीबों तक। जब लोगों को सस्ता क्रेडिट मिलेगा तभी वो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर पाएंगे, अपनी आय बढ़ा पाएंगे और गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। तो इस गंभीर समस्या का क्या कोई समाधान है? क्या कोई ऐसा मॉडल है जो गरीबों को बिना कोलैटरल के लोन दे सके? हाँ, एक बहुत ही सफल और जमीनी स्तर का मॉडल है स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SSGs। ये खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए क्रांति जैसा है। ये काम कैसे करता है? इसमें 15-20 महिलाएं, जो ज्यादातर पड़ोसी होती हैं, मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। वो हर हफ्ते या हर महीने अपनी छोटी छोटी बचत, जैसे 25 से लेके 100 रुपए तक? हाँ बिल्कुल, वो जमा करती हैं। जब समूह के पास ठीक ठाक पैसा जमा हो जाता है तो सदस्य अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए समूह से ही कम ब्याज पर कर्ज ले सकते हैं। और इसमें बैंकों की क्या भूमिका है? जब कोई समूह 1-2 साल तक नियमित रूप से बचत करता है तो वो बैंक से लोन लेने के लिए योग्य हो जाता है। और खास बात यह है कि लोन किसी एक महिला के नाम पर नहीं, बल्कि पूरे समूह के नाम पर मंजूर होता है। अच्छा। और इसे चुकाने की जिम्मेदारी भी पूरे समूह की होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर इतना सफल है? मतलब क्या बैंक सच में बिना किसी गारंटी के लोन दे देते हैं? आपका सवाल बहुत वाजिब है। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन ये मॉडल असाधारण रूप से सफल रहा है। क्योंकि लोन चुकाने की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, इसलिए ग्रुप के सदस्य एक दूसरे पर नजर रखते हैं, दबाव बनाते हैं। तो यही सामूहिक जिम्मेदारी बैंक के लिए कोलैटरल का काम करती है। बिल्कुल। इसी वजह से बैंक इन समूहों को बिना किसी प्रॉपर्टी की गारंटी के लोन देने को तैयार रहते हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, जिनके संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को तो नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था इसी काम के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन समूहों की बैठकों में महिलाएं सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं और एक दूसरे का सहारा बनती हैं। ये उन्हें एक आवाज और एक मंच देता है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि पैसा सिर्फ लेन देन का एक साधन नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित एक व्यवस्था है। हमने बैंकिंग के तंत्र को समझा कि कैसे वो हमारे ही पैसे को घुमाकर अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और मुनाफा कमाते हैं। और हमने क्रेडिट के 2 चेहरे देखे, कैसे ये सलीम जैसे लोगों के लिए अवसर पैदा कर सकता है और स्वप्ना जैसों के लिए कर्ज का जाल बन सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में आज भी गरीबों की एक बड़ी आबादी सस्ते और सुरक्षित फॉर्मल लोन की पहुंच से बाहर है। और स्वयं सहायता समूह जैसे मॉडल इस दिशा में उम्मीद की एक किरण है। लेकिन अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। श्रोता के लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। हमारी जानकारी में विमुद्रीकरण मतलब डीमोनेटाइजेशन और डिजिटल पेमेंट का भी जिक्र है। हाँ। तकनीक बहुत तेजी से पैसे और क्रेडिट के स्वरूप को बदल रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब कैश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो उस पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था में उन लोगों का क्या होगा जिनकी आज भी बैंकों तक सीधी पहुंच नहीं है? स्वप्ना जैसे लोगों का उस दुनिया में क्या होगा?